बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किशोर कुशाई का अक्सर लोगों को शौक़ होता है, लेकिन बादशाह बनने का जितना ज़्यादा शौक़ मियाँ शहबाज शरीफ को और आसफ़ अली ज़रदारी को है, इतना और किसी में देखा नहीं गया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत लेने से इनकारी हैं। इनको मालूम है कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हुकूमत ये भी नहीं लेना चाहते और दीगर पार्टियां भी नहीं लेना चाहती। हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत ना लेना चाहते हों, इतनी कमज़ोर, और कोई भी हो सकता है कि हुकूमत ना लेना चाहता हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनको जैसी तैसी भी हुकूमत मिल जाए, वो भाग भाग कर हुकूमत लेने के लिए तैयार बैठे थे। और किशोर कुशाई का बादशाह बनने का जितना ज़्यादा शौक़ शहबाज शरीफ साहब को है, आसफ़ अली ज़रदारी को है, इतना और किसी में नहीं देखा गया। जैसे भी तैसे भी बेशक अपनों की लाशों के ऊपर से गुजर के जाना पड़े, ये लोग इक़्तिदार में आने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब के शौक़ का अंदाज़ा कीजिए कि अभी काबीना का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन काबीना का इजलास उससे पहले तलब कर लिया गया। कहा गया कि शाम 5 बजे काबीना का इजलास होगा और उससे पहले कहा गया कि तजवीज़ दी जाएगी आसफ़ अली ज़रदारी को वज़रा की। उसके बाद फिर काबीना का इजलास होगा। काबीना के नाम अनाउंस नहीं हुए, काबीना का भी ऐलान नहीं हुआ था कि शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि काबीना का इजलास होगा 5 बजे। और ये सारा कुछ कहने सुनने के बाद फिर उनकी तरफ से काबीना का ऐलान किया गया। काबीना में जो लोग शामिल किए गए हैं, आप हैरान हो जाएंगे, उनमें मोहसिन नकवी भी शामिल हैं और उनमें औरंगज़ेब भी हैं। औरंगज़ेब कौन है? ये मरियम औरंगज़ेब के वालिद साहब नहीं है, बल्कि इनको इंपोर्ट किया गया है पाकिस्तान से, बाहर से वज़ीर ख़ज़ाना बनाने के लिए। ये 3 करोड़ रुपया माहाना की तनख्वाह छोड़कर आ रहे हैं, तो यहाँ उनको कितने मिलेंगे? लाखों रुपए। 1 करोड़ से कम उनकी सैलरी होगी, लेकिन वो 3 करोड़ रुपया छोड़ के आ रहे हैं, तो महीने का वो कितना कमाएंगे? कितने का उनको यकीन होगा कि वो इतना कमाएंगे? तो वो पाकिस्तान आकर वज़ीर ख़ज़ाना बन रहे हैं। मोहसिन नकवी की वजारत के हवाले से बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने 19 रुकनी जिस काबीना का ऐलान किया है, उसमें कौन कौन शामिल हैं। जिन लोगों की तरफ से, जिन वज़रा की तरफ से हलफ उठाया गया, उनमें इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्ला तारड़, ख्वाजा आसफ़, आसन इकबाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, जाम कमाल, सालक हुसैन, रियाज हुसैन पीरज़ादा, राना तनवीर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शिज़ा फ़ातिमा, अताउल्ला तारड़ का पहले नाम भी आया है, कैसर शेख, आहद चीमा, मुसद्दक मलक और औरंगज़ेब का पहले हमने नाम लिया आपके सामने। ये 19 रुकनी काबीना बनाई गई है। इसमें कितने लोग हैं जो पहले भी शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल थे? वो एक अलग बात है कि शहबाज शरीफ की काबीना में तकरीबन ये सारे चंद के अलावा लोग शामिल थे, और ये वही साहिबान हैं जिन पर माशाल्लाह से मुकदमात भी हैं। और ये एक अरसा तक नैब को मतलूब रहे, जब तक नैब फार रहा ये मतलूब रहे। मोहसिन नकवी साहब की तरफ आ जाते हैं, वज़ीर आला पंजाब थे। मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से इनकी शदीद मुखालफत की गई कि ये बंदा वज़ीर बनेगा तो कैसे बनेगा, लेकिन फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब खामोश हो गए। क्यों खामोश हो गए? उन्हें आईना नहीं दिखाया गया, बल्कि आईने की साइज़ का, आईने के तर्ज का एक गत्ता दिखाया गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था फार्म 45। तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। आसफ़ अली ज़रदारी साहब की बात की कि उनको भी बादशाह बनने का बड़ा शौक़ है, सदर बन गए हैं। कैसे सदर बन गए? आपके सामने यहाँ पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं, क्या क्या उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं। किस तरह से मुर्तज़ा बुखारी की टांग पर बम बांधकर उन्होंने 8 लाख रुपए बैंक से निकलवाए थे। इसहाक डार का ये दौर था। जाम सादक की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए थे और गिरफ्तारियां भी की गई थी। आसफ़ अली ज़रदारी साहब इस कबील के शख्स हैं। और हमने ये भी सुना कि पाब्लो एस्कोबार, उसका तल्लुक़ पनामा से था। मियाँ नवाज शरीफ का वो जो मामला जिसमें मियाँ नवाज शरीफ नाहिल हुए थे, वो भी पनामा से चला था। पाब्लो एस्कोबार वहाँ का माफिया था, बहुत बड़ा माफिया था। वो अपने मुल्क का सदर बनना चाहता था, इलेक्शन भी उसने लड़ा, लेकिन एक गलती होगी कि वो सदर नहीं बन सका था पनामा का। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने वो गलती नहीं की। आसफ़ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान के सदर बन गए। पाब्लो एस्कोबार अमेरिका को आंखें दिखाता रहा, अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हो गया। माफिया से इसका तल्लुक़ था, कई कत्ल करवाए, कई लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म करवाईं।
اغوا کیا کچھ اس کی طرف سے نہیں کیا جاتا تھا۔ آصف علی زرداری نے امریکہ کے ساتھ بنا کر رکھی اور دوسری بار وہ پاکستان کے صدر بن گئے۔ جب ان کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا تھا تو پھر چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے، ٹانگیں چلنے میں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن صدر بننے کا، بادشاہ بننے کا شوق آصف علی زرداری صاحب نے اسی طرح سے چلتے ہوئے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ عارف علوی جو اب سابق صدر ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں کئی قسم کی چیمیں گوئیاں سامنے آ رہی تھیں، افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ عمران خان سے بالکل الگ ہو گئے ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا پریس کانفرنس میں اپنی صدارت سے سبکدوش ہونے کے بعد، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو جوڑ کے کوئی شخص رکھ سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ انہوں نے کہا کل بھی عمران خان میرا لیڈر تھا، آج بھی عمران خان میرا لیڈر ہے اور آئندہ بھی عمران خان میرا لیڈر رہے گا۔ یہ صدر علوی سے عمران خان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے جو کچھ کیا اس کی میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اگر کسی نے آرٹیکل 6 لگانا ہے تو آئے، مجھ پر آرٹیکل 6 لگائے، میں آرٹیکل 6 کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب تک کے لیے اتنا، لیکن آخر پہ جاتے جاتے یہ بات بھی کر دیں کہ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کی طرف سے شیشت لگا لی گئی ہے، دوربین انہوں نے باندھ لی ہے، موٹی موٹی اینکوں کے شیشے والے کئی حضرات ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے چاند دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستانیوں کو مبارک ہو، بہت زیادہ مبارک، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، اور مولانا عبدالخبیر آزاد کی طرف سے اینج کر کے دوربین لگائی گئی، اونج کر کے ان کو چاند نظر آیا اور فوری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ آدھی رات تک بیٹھنا پڑتا تھا عید کے چاند کے لیے، رمضان کے چاند کے لیے، لیکن اس دفعہ تو کمال ہو گیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی طرف سے جیسے ہی دوربین لگائی گئی، دوربین کیا تھی، بہرحال جو کچھ بھی تھا، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ ہمارے ہاں عموماً کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخ ہے کہ اتنی جلدی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا اور فوری طور پر اعلان بھی کر دیا گیا۔ اب چلتے ہیں روٹین کی خبروں کی طرف۔ فواد چودھری کی طرف سے کئی روز پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ رمضان کا چاند کب نظر آئے گا، عید کا چاند کب نظر آئے گا، اور ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ فواد چودھری کی طرف سے جو کہا گیا سائنسی بنیادوں پر اس میں کبھی کسی قسم کا کوئی اختلاف آیا ہو یا وہ بات پوری نہ ہوئی ہو۔ مفتی منیب الرحمان اور فواد چودھری میں آپس میں لگتی رہی۔ فواد چودھری سائنس کی بات کرتے تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب وہ اپنی شریعت کی بات کرتے تھے۔ جس طرح سے فواد چودھری سائنس کی بات کر رہے تھے وہ بھی شریعت کے برعکس نہیں تھا۔ سعودی عرب میں آج پہلا روزہ تھا تو دوسرا روزہ تو یقینی طور پر پاکستان میں ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔